साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ था जो टेम्पररी सीज फायर टाइप का है, उसके बाद जब हमने वीडियो बनाया था और आपको कुछ बातें बताई थी तो कई लोगों को लगा कि अरे साहब ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसा नहीं है और क्यों मोदी को बचा रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन आज जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं उससे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह इस बार मैं फिर प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 देखना बाकी है। और राजनाथ सिंह ने तो आज कह भी दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और आपको ये कंफर्मेशन के साथ बताएंगे कि भारत की सेना ने आखिर किया क्या है और पाकिस्तान की सेना किस तरह से डरी हुई है और किस तरह से ये लोग एक्सपोज्ड हो रहे हैं। देखिए आप, हमारे जयशंकर साहब ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हो सकता है मोदी जी गलत डिसीजन ले लें, हो सकता है, लेकिन उनके आसपास जयशंकर साहब जैसे लोग, अजीत डोभाल साहब जैसे लोग हैं जो हमेशा भारत के हित के लिए ऐसी राय देंगे जो हो सकता है हम लोगों को थोड़ी बेकार लगे या डिससेटिस्फाइड करे, लेकिन दूर की सोचते हैं ये लोग। किस प्रकार से इन्होंने तालिबान के साथ मिलकर के खेल खेला है वो देखिए। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दूं कि पाकिस्तान की आर्मी अपना हेडक्वार्टर चेंज करने जा रही है। जी हां, इनका हेडक्वार्टर आपको पता है कि अभी रावलपिंडी के चकलाला में है, अब ये उसे शिफ्ट करके इस्लामाबाद में लेकर के जा रहे हैं। अब जितने भी पाकिस्तानी लोग इस बात पर बड़े खुश हो रहे थे किसी वीडियो गेम की क्लिप चला करके या किसी फर्जी नैरेटिव में फंस के कि उनकी आर्मी जीत गई है, उनकी एयरफोर्स तो बड़ी अच्छी है और उनका जो औरंगजेब अहमद है, कौन है वो बहुत बड़ा हीरो है, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है। तो वही पाकिस्तानी ये बताएं कि अगर तुम लोग ही जीत गए थे या तुम लोग ही भारी पड़ गए थे तो अपना आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट क्यों कर रहे हो, डर क्यों रहे हो? आइए साथियों, हम बताते हैं। देखिए, ये है इस्लामाबाद। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये इस्लामाबाद है जो इसकी राजधानी है पाकिस्तान की। इस्लामाबाद से थोड़ा नीचे आएंगे आपको तो रावलपिंडी नाम का शहर मिलेगा। रावलपिंडी को और जूम करेंगे हम तो आपको उसके बगल में चकलाला कैंट मिलेगा जो कि आर्मी का इलाका है। इसको अगर और जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर नूर खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस, जिसको हमने फूंक दिया था। ठीक है, तो इन लोगों को यह पता चल गया या हमने पता चलवा दिया कि जब हम नूर खान को उड़ा सकते हैं तो तुम्हारे आर्मी बेस को भी उड़ा सकते हैं, तुम्हारे आर्मी हेडक्वार्टर को भी उड़ा सकते हैं। तो आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को पूरा पाकिस्तान अनसेफ लग रहा है, केवल एक सेफ जगह दिखाई दे रही है जो है इस्लामाबाद। आप कहोगे इस्लामाबाद में ऐसी क्या बात है? चूंकि इस्लामाबाद कैपिटल है तो वहां पर दुनिया के जितने भी दूतावास हैं वो स्थित हैं। जैसे हमारे दिल्ली में दूतावास स्थित है, एम्बेसीज होती हैं, दुनिया के डिप्लोमेट्स वहां बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों के बैठे हुए हैं। तो इनको ये पता है कि भारत कहीं भी बम मार देगा, इनके ऊपर नहीं मारेगा, क्योंकि सभी देशों के दूतावास वहां पर है। तो इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए। ऐसी है इनकी आर्मी, ऐसी है इनकी कौम। ये सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। किस तरह से बातें बना रहे थे? हमारे पास इतने न्यूक्लियर बम हैं, हम ऐसा कर देंगे, पानी की जगह खून बहेगा और भारत को हम देख लेंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी हिंदुओं को जलाने के लिए। इस तरह की ही तो बातें कर रहे थे। और आज देखो इनका प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, रेडी टू टॉक फॉर पीस, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ऑफर टू इंडिया। कह रहे हैं कि हम इंडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे तुम होते कौन हो बातचीत करने वाले यार? हमें करनी नहीं तुमसे बात। कौन हो तुम? हमारा प्लान कुछ और है। हमारा प्लान क्या है देख लो। वैसे तो आप लोगों को साथियों पता है कि किस तरह से बलूचिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि हम तो भाई स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है केवल क्वेटा तक रह गया है, इसके आगे पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है और हम आज से एक स्वतंत्र देश हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि भारत हमें एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दे। बलूचिस्तानी इस बात को कह रहे हैं। तो पाकिस्तान पहले तो बलूचिस्तान को देखे, वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने खेल खेल दिया है। अब बलूचिस्तान को भारत की जरूरत है। बलूचिस्तान ये चाहता है कि भारत एक एम्बेसी बना ले अपने देश में और उसे बलूचिस्तान की एम्बेसी का नाम दे दे, यानी कि हम रिकॉग्नाइज कर लें कि बलूचिस्तान एक अलग से देश है। जब ताइवान का एक ऑफिस यहां हो सकता है, प्रॉपर एम्बेसी ना सही ऑफिस हो सकता है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? एक ऑफिस ही खोल दे हम, ऐसा इनकी मांग है। लेकिन इनकी मांग में एक चीज क्लियर नहीं है। वो चीज ये है कि इनके अनुसार जो बलूचिस्तान है वो सिर्फ इतना नहीं है जितना पीले रंग का आपको दिख रहा है। इनके अनुसार बलूचिस्तान ये पीला वाला भी है, थोड़ा सा अफगानिस्तान का एरिया भी है, थोड़ा सा ईरान का एरिया भी है। तो अगर इनके बलूचिस्तान को हमें एक्सेप्ट करना है, भारत एक्सेप्ट करे, तो इसका मतलब पाकिस्तान का तो हिस्सा जाएगा ही जाएगा, अफगानिस्तान और ईरान का भी हिस्सा ले। तो मतलब भारत पाकिस्तान से तो भिड़ ही रहा है, साथ में अफगानिस्तान और ईरान से भी बिगाड़ ले, वो हम अभी अफोर्ड करेंगे नहीं। तो ये बलूचिस्तानियों का मामला भी क्लियर नहीं है। अगर बलूचिस्तानी अपना प्रॉपर मैप निकाल के दे दें और कह दें हमें सिर्फ पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान चाहिए, इसको भारत रिकॉग्नाइज कर ले, तो भारत हो सकता है कर भी ले।
और हो सकता है भारत इस बारे में सोच रहा हो कि भारत कल को इसको अगर रिकॉग्नाइज कर देता है तो भारत के साथ कुछ देश तो आ ही जाएंगे, 2 4 5। हो सकता है भूटान तो आ ही जाएगा, भूटान ने बांग्लादेश को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। इस प्रकार से कुछ देश आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जिस तरह से भारत के सामने झुका हुआ है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सारा कुछ है, ये प्रमाणित करता है कि इन लोगों को अब ये डर सता रहा है कि भारत इनके रहे सहे न्यूक्लियर बम्स को भी ना उड़ा दे, क्योंकि जिस तरह से भारत ने वहां पे खेल खेला है, अभी धीरे धीरे देखना रेडिएशन फैलेगा और इन सबको पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। जो हवा में उड़ रहा है ना, एक झूठी वीडियो गेम का वीडियो चला के, एनिमेटेड वीडियो चला करके, उन सबको पता चल जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या है। बहरहाल, तो हम तुमसे बातचीत नहीं करना चाहते, हमारा खेल यहां चल रहा है। वो खेल क्या है तुम्हें पता चल जाएगा पाकिस्तान कुछ समय बाद। दूसरा खेल जो खेला है वो हमारे जयशंकर साहब ने खेला है, उस खेल को आप यहां देखिए। देखिए साहब, इन अ फर्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर टॉक्स टू तालिबान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुक्तकी। साहब, आज हमारे जयशंकर साहब ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी है। यानी 2021 में जब तालिबान का कंट्रोल हुआ था अफगानिस्तान पर, तब से लेकर अब तक हमने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ऑफिशियली उसको मान्यता नहीं दी है, आज भी नहीं दी है। इस बीच हमने कई बार उनसे बातचीत करी, लेकिन कभी भी मिनिस्टर लेवल पे बातचीत नहीं हुई है। या तो हमारा कोई अधिकारी जाकर के मिल आया, या हमने बैंक्स के जरिए उनको एड सप्लाई करते रहे, जो हमने उनको पहले वादा किया हुआ था, लेकिन कोई ऐसा ऑफिशियल मिनिस्टर टू मिनिस्टर बातचीत नहीं हुई है। हम पहले इसको एक्टिंग तालिबानी गवर्नमेंट मानते थे, अब सिर्फ तालिबानी गवर्नमेंट मान रहे हैं, और ऐसा जयशंकर साहब ने अपने ट्वीट में लिखा भी है। यानी कि हम नजदीकी दिखा रहे हैं तालिबान के साथ। और जब मिनिस्टर लेवल की बातचीत हो रही है तो आप समझ जाइए कि बात बहुत गंभीर है। जैसा कि हम आपको बार बार बताते आए हैं कि पाकिस्तान को अगर आपको खत्म करना है तो पाकिस्तान की सबसे पहले ताकत खत्म करिए, जो उसका न्यूक्लियर बम है। ताकत नहीं है एक्चुअली, वो उसकी गीदड़ भभकी है, उसे खत्म करिए। दूसरा ये कि इसको अंदर ही अंदर खत्म करिए, अंदर ही अंदर इसमें इंटरनल वॉर कराइए, जिसमें सबसे बड़ा बलूचिस्तान है जो आपको दिख रहा है। दूसरा है ये खैबर पख्तूनख्वा, जिसे केपीके बोलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को ये अफगानी लोग लेना चाह रहे हैं। जो अफगानिस्तान का तालिबान है, वो तालिबान अफगानिस्तान में तो है ही, ऐसा ही एक तहरीक है तालिबान इन पाकिस्तान, ये टीटीपी भी है, जो तालिबान की दूसरी शाखा है पाकिस्तान वाली। ये चाहते हैं पाकिस्तान में भी तालिबान का शासन आ जाए, इसलिए ये लोग ये भी चाहते हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये इस अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, इसलिए इसको ये ले लेंगे, ये अपना अलग हो जाएगा, और सिंध को हम ले लेंगे। ऐसा हमारा अभी तक तो विचार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। ठीक है, सिंध वाले चाह रहे हैं इनको अलग देश बन जाए, पर मुझे ऐसा लगता है भारत से मिलेगा, जहां तक जरा देखेंगे वो बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान में, अब सिंध में भी सड़कें अभी भी जाम है, हजारों लाखों ट्रक आज भी सड़कों पर जाम पड़े हुए हैं। सिंध में विद्रोह चल रहा है कि आप यहां से कैनाल निकाल करके रेगिस्तान वाले इलाके को क्यों उपजाऊ बनाने के प्रयास में हो ये पंजाबी लोग। तो पाकिस्तान ले देके बस इतना सा रह जाएगा, अब इसे पंजाबिस्तान बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं। तो सब तालिबान की तरफ से भी अब खेल खेलना स्टार्ट कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। बातें ये हुई हैं जो जयशंकर साहब ने करी हैं, बातें निकल करके साहब ये आई है सामने। जो तालिबान है उसने रिकॉग्नाइज किया है, माना है कि पहलगाम में जो हुआ वो गलत था, उसकी निंदा करी है। दूसरा, भारत ने यह कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अफगानियों को वीजा देंगे, और जितने भी लोग मेडिकल के लिए आना चाहते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर मेडिकल का इलाज करवाएंगे। दूसरी बात भारत ने यह कही है कि जितने भी अफगानी लोग हमारी जेलों में बंद हैं, हम उनकी एक तरह से स्कैनिंग करके उन्हें रिहा करेंगे। जो भी जिनकी सजा पूरी हो गई है या जिनका दोष कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उनको हम रिहा कर देंगे। और तीसरी बड़ी बात भारत ने जो कही है, जो स्ट्रेटेजिक बात है, वो मैं आपको बताता हूं। तीसरी बड़ी बात यह है कि अभी अफगानिस्तान को कोई भी चीज अगर सी रूट से भेजनी होती है, समुद्र मार्ग से भेजनी होती है, तो इन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, और यहां से फिर इनका माल आता या जाता है। ठीक है, भारत ने कहा है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम एक मार्ग बना तो है तुम्हारे लिए। हम भारत से चाहबार पोर्ट में जाएंगे ईरान में, ईरान से फिर जारान दिलाराम रोड निकालते हुए तुम्हारे तक माल पहुंचा देंगे। इस पर आप बताओ, सहमति बनाओ तो हम उसको और काम को तेज करें, और फिर यहीं से तुमको सी रूट दे देंगे, तुम्हें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के जितने भी कंसर्न है, तालिबान की क्या चिंताएं हैं कि भाई हमें अच्छा इलाज मिल जाए, हमारे यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो हम उसको अफगानी इसको बच्चों को यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। उनकी क्रिकेट टीम को यहाँ पर हम तैयारी भी कराते हैं, नोएडा में, लखनऊ में, देहरादून में उनकी क्रिकेट टीम की सारी जिम्मेदारी भारत ने ले रखी है। वहां पर पार्लियामेंट हमने पहले बनवाया था। अब उनको चिंता थी कि हमारा व्यापार कैसे होगा, उसका रूट हमने दे दिया। हम पहले तालिबानियों का और अफगानिस्तानियों की जितनी भी चिंताएं हैं, या जिस तरह से वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे। आप देखना, धीरे धीरे भारत और एंगेजमेंट बढ़ाएगा तालिबानियों के साथ, और आप देखना एक के बाद एक तालिबानियों को डील देता जाएगा भारत। डील का मतलब उनके साथ कोई ना कोई संबंध बढ़ाता जाएगा, जैसे हम तुम्हारे इतने बच्चों को पढ़ा देंगे, देखना ये आएगी खबर बहुत जल्द। हम आपको इतना पैकेज देने जा रहे हैं,
आपके यहाँ ये डैम बना देंगे, आपके यहाँ फलानी बिल्डिंग बना देंगे। मतलब भारत ये सुनिश्चित कर देगा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की 1% भी जरूरत ना पड़े। जब इतने करार हो जाएंगे पूरी तरह से, उसके बाद ये ऑपरेशन चालू होगा, जब पाकिस्तान अंदर से टूटना स्टार्ट होगा। तो अभी हमें अफगानिस्तान की चिंताओं को खत्म करना है, जो उसकी ले दे के पाकिस्तान से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। उसके अलावा एक खेल और खेला जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, ये शिफ्ट हो रहा है ये खेल। चलिए इस पर बाद में आता हूं, पहले ये बताता हूं। आज एक खबर सामने आई कि हमारी आर्मी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक्सरसाइज करी है। 3 दिवसीय एक्सरसाइज हुई है, और इस एक्सरसाइज का युद्धाभ्यास का नाम भी है तीस्ता प्रहार। अब उस पे आइए, मुद्दे पे आइए कि साहब ये हुआ तो हुआ क्या। देखिए पहले तो मैं आपको लोकेशन बताता हूं। यहां सिक्किम से एक नदी निकल के आती है तीस्ता, जो यहां पर आने वाली ब्रह्मपुत्रा से जुड़ जाती है। ये जो तीस्ता नदी है, ध्यान से सुनना बात को, जो भारत ने एक्सरसाइज करी है वो करी है यहां पर कहीं बगल में, ये इस तरह, ठीक है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक्सरसाइज करी। ये वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक बोला जाता है, और जिस पर बार बार ये बांग्लादेश बयान दे रहा है कि अरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कमजोर है, भारत की 7 सिस्टर्स को अलग किया जाता है, किया जा सकता है, इस तरह की बातें कर रहा है। चाइना भी इस तरह की बातें करता है, समय समय पर हमें इनडायरेक्टली धमकाता आया है चाइना कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर काट सकते हैं। डोकलाम का इशू आप सबको याद है, जब चाइना अपनी सेना को यहां पर ले आया था, वो एक अलग बात है। भारत ने अपनी एक्सरसाइज करी और तीस्ता प्रहार करी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि लंबे समय से बांग्लादेश और भारत के बीच में तीस्ता नदी के पानी को लेकर के विवाद रहा है। बांग्लादेश ये चाहता है कि इस तीस्ता नदी में जितना पानी आ रहा है उसका 50% उसे दे दिया जाए। हालांकि उसके पास जाता भी ज्यादा पानी है, नो डाउट, पर वो लिखित रूप में करना चाहता है इस करार को। हमने कई बार कोशिश भी करी। जब यूपीए का शासन चल रहा था, मनमोहन सिंह का जो दूसरा टेन्योर चल रहा था 2009 से 2014 के बीच में, तो उस बीच में मनमोहन सिंह जी शेख हसीना के साथ ये डील करने जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने टांग अड़ा दी, तो डील हो नहीं पाई। ममता बनर्जी ने बोला कि अगर आपने डील करी तो मैं यूपीए से समर्थन वापस ले लूंगी और केंद्र में सरकार गिर जाएगी। तो इस धमकी की वजह से फिर वो कर नहीं पाए। फिर मोदी जी ने करने का प्रयास किया तो काम हो नहीं पाया। फिर पता चला शेख हसीना यही चीज डील करने के लिए चाइना के पास जा रही थी, चाइना से बोल रही थी कि तुम यहाँ पर आके अपना एक प्रोजेक्ट लगा लो जिससे कि तीस्ता नदी में जितना पानी बांग्लादेश में आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, वेस्ट कम जाए। चाइना इसमें मान भी रहा था, लेकिन हमारी रॉ को जैसे ही पता चला कि बांग्लादेश और चाइना की पीठ पीछे ये बातें हो रही है, तो हमने पहले ऑफर कर दिया, और मोदी जी ने शेख हसीना को भारत बुला करके ये बोला कि जो चीज चाइना से बनवाने जा रही है वो हम बना देंगे, टेंशन मत लो। बट उसके बाद तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना वहां से हट गई। अब ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये आए दिन उल्टी सीधी बातें करता है। तो अब अपने कसम खा ली है कि जिस तरह से इंडस रिवर सिस्टम का पानी हमने रोका है या उस ट्रीटी को कैंसिल किया है पाकिस्तान के लिए, उसी तरह से हम तीस्ता में खेल करने जा रहे हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे तीस्ता नदी चर्चा में रहेगी। हमारा उद्देश्य सीधा सीधा है, इधर पाकिस्तान का पानी रोको, इधर बांग्लादेश का पानी रोको। रोकने का मतलब कंट्रोल करो, खुद ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। जब ये दोनों पानी से प्यासे मर जाएंगे या इनको लगेगा कि इनका पानी बहुत कम जा रहा है, जब जनता में आक्रोश आएगा तब इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला हमारा उद्देश्य है दोनों का पानी रोको, फिर हमारा उद्देश्य है कि दोनों की सेनाओं को न्यूट्रलाइज करो, फिर हमारा उद्देश्य है कि इनके यहाँ पर जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको लगभग लगभग न्यूट्रलाइज करो। और जब इन दोनों को हम खत्म कर लेंगे, फिर हम चाइना से निपटेंगे और चाइना से डील करेंगे उन नदियों के बारे में जो नदियां चाइना से होकर के निकलती हैं और कई देशों में फैलती हैं या वहां पर जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सांगपो नदी है जो भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, फिर जमुना कहलाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। उसी प्रकार से आपको कई ऐसी नदियां देखने को मिलेंगी। मेकोंग नदी है, इरावदी नदी है, जो चाइना के पठार से निकलती है, तिब्बत से, और आगे जाकर कई देशों में होती हुई जाती है, जिसमें आपका म्यांमार शामिल है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। ये सब देश इन नदियों पर डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से, और ये नदियां चाइना से आती हैं। चाइना को भी अगर आपको पकड़ के रखना है तो चाइना को पकड़ने के लिए भी उसकी नदियों पर आपको उससे डील करनी पड़ेगी, और उससे डील करने से पहले आपको इन दोनों मच्छरों को मारना पड़ेगा। तो भारत एक एक करके अब ये चीजें कर रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज करके हमने यहाँ पर बांग्लादेश को इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश करी है कि ज्यादा उछल मत, अभी तुम्हारे पिताजी का इलाज करके आए हैं, तुम तो एक फूंक में उड़ जाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा ये है कि भारत एक इस समय बड़ी प्लानिंग कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को चलाने में। आने वाले समय में आप देखना, ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो होगा बहुत भीषण होगा, भयानक होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा अभी क्या है कि एक तरफा भारत ने लीड ले ली थी। अब एक तरफा ही तो लीड हमारी रहेगी, लेकिन हमारे लॉसेस भी होंगे। लॉसेस इन द सेंस हो सकते हैं जाने भी जाए, हो सकता है घायल ज्यादा से ज्यादा हो, होता है युद्ध में, लेकिन इस बार परमानेंट इलाज इनका हो जाएगा। आप आने वाले समय में देखिएगा, और आप आने वाले समय में ये भी देखिएगा ये नदी चर्चा में रहने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूं कि साहब ऐसा है? अब आइए मोदी जी पे।
मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो एक सिंबोलिज्म के साथ करते हैं। उन्होंने जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे पहले बिहार की रैली में अंग्रेजी में भाषण दिया और दुनिया से ये कहा कि कोई बीच में नहीं आएगा। अंग्रेजी में बोलने का मतलब ये था। मोदी जी ने आ, जितनी भी अभी तक प्रैक्टिसेस करी हैं, उसमें महिलाओं को बीच में रखा है। क्योंकि जो आक्रांता थे पहलगाम में, उन्होंने महिलाओं को एक तरीके से बेइज्जत करने का प्रयास किया, ये कह करके कह रहे हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, जाके मोदी से कह देना। एक होता है ना कि साहब जलील करना इस तरह से। तो चूंकि महिलाओं को उसने उनका सिंदूर उजाड़ा था, उनको केंद्र में रखा था, इसलिए आप गौर करेंगे कि जो भारत ने आक्रमण किया ऑपरेशन सिंदूर, अभी पाकिस्तान में और भी साइट्स हैं, लेकिन कितने बड़े ठिकानों पर किया था? 9 ठिकानों पर। देवी कितनी होती है? 9 होती। देवी के लिहाज से जो 7 मई थी, वो भी महत्वपूर्ण तारीख थी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं वो जान पाए। और उसी प्रकार से अब 22 मई को मोदी जी जाने वाले हैं करणी माता के मंदिर, जो कि बीकानेर में है। ये वही मंदिर है जिसको हमारी फौज भी पूजती है, आसपास के लोग पूजते हैं, और यहाँ के प्रसाद को चूहों को चढ़ाया जाता है। कई मान्यताएं हैं। जब भी भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने इस मंदिर पर रॉकेट चलाए, मिसाइल चलाई, बम चलाए, गोला बारूद सब चलाया, लेकिन इस मंदिर का कभी कुछ नहीं बिगड़ा। और इस मंदिर के आसपास प्रांगण में रहने वाले जितने भी लोग थे सब बचे रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इतनी ज्यादा मान्यता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी 22 तारीख को यहाँ माथा टेकने जाएंगे, यानी कि इसके बाद माता का आशीर्वाद लेके आप समझ जाइए। ठीक है। दूसरी बात, मैं कैसे कह सकता हूं कि ऑपरेशन पार्ट 2 चलेगा? इसलिए चलेगा, समीकरण बन रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी आज हिंट दे दी है कि भाई अभी तो ट्रेलर हुआ है, अभी तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उसके अलावा मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो जो लास्ट में 3 अधिकारी आए थे ना जो बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीजीएमओ से, तो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की लगातार बात हो रही है। और इन्होंने जो ये सीज फायर टाइप का हुआ था, इसे 18 मई तक टाल दिया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया है कि 18 मई तक कोई भी किसी पे हमला नहीं करेगा। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी माता के मंदिर जा रहे हैं, और उसके बाद आप इंतजार करिए एक बड़े दिन का। वो दिन मैं आपको खुद बताऊंगा सामने से कि वो ये दिन है जब भारत कोई ना कोई ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है साथियों, मानिए बात, मानिए बात। तो 18 मई तक ही ये सीज फायर है। उसके बाद रखना है नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखा जाएगा। ये है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीज फायर हो गया, पिक्चर खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होना, गलत फहमी में हो। अब खेल तगड़ा होगा, और कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी निपट जाए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बांग्लादेश पर ध्यान रखिए। पहले भी मैं आपसे कहता था बलूचिस्तान सिंध पर ध्यान रखिए, बलूचिस्तान सिंध पर रखिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान तो टूटेगा ही, अब बांग्लादेश पर भी ध्यान रखिए। तो आने वाले समय में बस एक्साइटेड होकर के, मेरा उद्देश्य आपसे डिस्कस करने का ये नहीं है कि मैं आपको एक न्यूज प्रेजेंटर की तरह न्यूज आकर के दे दूं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप भी चीजों को उस तरीके से देखना स्टार्ट करिए कि आप खुद प्रोडिक्ट कर पाएंगे होने क्या वाला है। वर्तमान प्रधानमंत्री को आप उस दृष्टिकोण से मत देखिए जैसे पुराने प्रधानमंत्री को देखते थे। वो पुराना जमाना था कि वो अपने तरीके से काम करते थे। प्रधानमंत्री मोदी की खास बात यह है कि लंबी प्लानिंग करते हैं, परमानेंट सोच के चलते हैं। दूसरा ये कि कोई भी काम करते हैं तो पहले हिंट दे देते हैं कि हम भी करने जा रहे हैं। वो आपके ऊपर आप हिंट पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब पीओके वापस आएगा, पीओके के लिए आप मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं कर देते, भारत क्यों नहीं पाकिस्तान पर जो है फौज के जरिए पीओके को वापस ले लेता है। साहब ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है जानिए। पीओके जो है मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा आ जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारी मिलिट्री पे मुझे शक है ना, कारण ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है पीओके वाला, या कहें कि कश्मीर के ज्यादातर क्षेत्र, ये पहाड़ियों का क्षेत्र है। पहाड़ ही पहाड़ यहाँ पे है, और जंगल, पहाड़, गुफाएं, इस तरह की वहां पे टेरेन है। प्लेन समतल नहीं है मामला। तो जब भी इस तरह का टेरेन होता है तो उस फौज को ज्यादा मदद मिलती है जो वहां की निवासी होती है, लंबे समय से रह रही होती है। पीओके पर रहने वाले लोग, या आर्मी के बेसिस बने हुए हैं, या आतंकियों के अड्डे बने हुए हैं, जो कुछ बने हुए हैं, पिछले 70-75 साल से बने हुए हैं। तो उन लोगों को वहां का एक एक कोना पता है कि कहाँ छुप के वार करना है, कहाँ कैसे बचना है, सारा कुछ है। हम कितनी भी मॉडर्न मिलिट्री लेकर के चले जाएंगे, वो हमसे एक कदम आगे ही रहेंगे इस मामले में। भले हम पे कितना भी आधुनिक हथियार हो, कुछ भी हो, वो हथियार किसी गुफा के अंदर जाके थोड़ी मार सकता है। यही कारण था कि अमेरिका वियतनाम में हारा। यही कारण था कि यूएसएसआर, अमेरिका दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे अफगान में।
अफगान वॉर हारा था यूएसएसआर, एक तरीके से अमेरिका भी हार गया था। कारण क्या था, वियतनाम में और अफगानिस्तान में दोनों ही जगह टेरेन ऐसा है, वियतनाम में खूब जंगल है, पहाड़ जैसी स्थिति है, तो वहां पर जो लोकल लोग थे वो तो गड्ढे में छुप जाते थे, पत्ते डाल लेते थे अपने ऊपर, या किसी गुफासी में छुप गए। ऊपर से पता चला अमेरिका का आधुनिक विमान जा रहा है मिसाइल बरसाता हुआ, अब विमान को तो दिखेगा ही नहीं कि ये लड़ाकू कहाँ छुपा हुआ है, लड़ाकू ने पता चला लॉन्चर से उड़ा दिया उस विमान को। इस कारणवश अमेरिका की आधुनिक फौज होते हुए भी, आधुनिक तकनीकी वाले उस पर विमान होते हुए भी अमेरिका उस युद्ध को हार गया था, और 20 साल तक युद्ध चला था वियतनाम का। अफगान वाला भी 10 साल तक चला था, जहां यूएसएसआर हार गया था। उसके बाद अमेरिका ने अपनी फौज में टिकाई हुई थी, जो फौज उसे अंत में 2021 में बुलानी पड़ी, जिसके बाद तालिबान का शासन आ गया। तो यूएसएसआर, अमेरिका जैसी आधुनिक आर्मी भी ऐसे टेरेन में हार जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कहां पे गड्ढा है, कहां पे गुफा है, कहां पे पेड़ है, कहां पे पत्ते हैं, कहां पे क्या है। कितनी भी आधुनिक लेके चले जाओ तो वहां पर लोकल्स को फायदा मिलता है उसका। इसलिए हमारी अगर आर्मी यहाँ एंटर करती है तो आर्मी फंस जाएगी, एक लंबा युद्ध खिंच जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बेइज्जती और हो जाएगी। इसलिए हम मिलिट्री ऑपरेशन ऐसा नहीं कर रहे। इसका एक तरीका बस यही है कि पाकिस्तान को अंदर ही अंदर इतना तोड़ दो कि जब घुटनों पर वो आ जाए तब आप पीओके को उससे साइन करा के ले लो कि साहब ले लीजिए। दैट इज द दैट इज द प्रोसेस। पीओके को आतंकियों का गढ़ बना दिया इन्होंने, वो कोई आर्मी हेडक्वार्टर नहीं बना हुआ है वहां पर। ये वहां की एक प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान अंदर से टूटना है, न्यूक्लियर एनर्जी उसकी हमने काफी हद तक कमजोर कर दी है, रही सही को देखते हैं क्या करना है, बाकी है अंदर से टूटना है, जिसका ऑपरेशन पार्ट 2 सिंदूर में आप देखने को मिलेगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।